प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं ख़ास तौर पर यूसीएस के हवाले से। आपको बताते चलें कि जी आपके सामने स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है इसमें बेहतरी की ज़रूरत भी है। इसके लिए हमें जिद्दत के साथ साथ उन नए तकाज़ों को भी पूरा करना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के साथ साथ वो तमाम स्टेप्स भी जो है वो फॉलो कर सके जो दौरे हाजिर की ज़रूरत बनते जा रहे हैं। ऐसे में यूसीएस का किरदार क्या है, किस तरह से वो तमाम तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं, आज इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद है मैं तारुफ कराना चाहूँगी सीमी शफकत साहिबा जो कि जनरल मैनेजर अकेडमीज़ हैं यूसीएस। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना तो उसके पीछे एक आपकी सोच होती है, बुनियाद होती है, एक आइडिया होता है बेसिकली जिसको आप इनिशिएट करते हैं। सो यूसीएस बुनियादी आइडिया क्या था, क्या करना चाह रहे थे? जी, यूसीएस यूनाइटेड चार्टर स्कूल बीकन हाउस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है और बीकन हाउस ग्रुप की ये विजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे मेयार की तालीम फराहम की जाए। इसी प्रोसेस के तहत यूनाइटेड चार्टर स्कूल इस्टेब्लिश किया गया। हम एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारे कैंपसेस हैं और विजन यही है कि मिडिल टियर इनकम ग्रुप को एक अच्छे क्वालिटी की फ्यूचर फोकस्ड एजुकेशन फराहम की जाए और ये नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड है और ग्रो कर रहा है बीकन हाउस ग्रुप के नीचे। सही, यानी इनके दोनों का सिस्टम ऑलमोस्ट एक तरह का ही है। जी बहुत। हम बीकन हाउस ग्रुप का हिस्सा हैं लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैं। ठीक हो गया, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। मुझे ये बता दें डिफरेंस दोनों में क्या है, निसाब के हवाले से हम बात करें क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना अच्छा अगर बीकन हाउस का ही है तो एजुकेशन सिस्टम दोनों का सेम है। निसाब की अगर हम बात करें जो आपकी एजुकेशनल सारी चीज़ें होती सेम है दोनों की। जी, यूनाइटेड चार्टर स्कूल का करिकुलम बहुत इन डेप्थ रिसर्च के बाद इस्टेब्लिश किया गया है क्योंकि हम बीकन हाउस ग्रुप का हिस्सा हैं तो बीकन हाउस ग्रुप की 50 साल की जो लेगेसी है, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, उस सब के ऊपर हमने अपना प्रोजेक्ट बिल्ड किया है और क्वालिटी प्रोजेक्ट है। चूँकि बीकन हाउस ग्रुप की अपनी एक प्रेजेंस है, यूनाइटेड चार्टर स्कूल एक स्लाइटली डिफरेंट डेमोग्राफिक को केटर कर रहे हैं। हमारे स्कूल्स तमाम बड़े शहरों में, बहुत सारे छोटे शहरों में हैं और बीकन हाउस ग्रुप क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है इन स्कूल्स में। ठीक है सीमी साहबा, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ ना अब हमारे दौरे हाजिर की जो अब ने कोविड में देखा जब आपको ऑनलाइन सिस्टम पे आना पड़ा तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई, बट अब मुझे लगता है कि हमें परमानेंट इस पर आ जाना चाहिए। तो इन तमाम तकाज़ों को पूरा किया जा रहा है क्योंकि अब अगर इस दौर में टेक्नोलॉजी के पीछे रह गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। दैट्स ट्रू। सो यूनाइटेड चार्टर स्कूल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ऑनलाइन एजुकेशन का, लर्निंग का। हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं उनमें जो करिकुलम पढ़ाया जाता है, हमारे पास आईटी इंटीग्रेटेड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू उस लर्निंग को कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। जी अच्छा, अब स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, अब ये यूनाइटेड चार्टर्ड स्कूल बाकी स्कूलों से डिफरेंट कैसे है, क्या समझती हैं आप, क्या खासियत है कि पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि भाई हमें अपने बच्चों के लिए इस स्कूल का इंतखाब करना है, क्वालिटी एजुकेशन और इसके साथ साथ क्या चीज़ें हैं जो इसको दूसरे स्कूल से डिफरेंट बनाती हैं? जी सो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। एक तो हमारी जो पढ़ाने का तरीका है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। तमाम मॉडर्न एडवांस टीचिंग मेथडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। सिंगापुर बेस्ड कंपनी है नॉलेज प्लेटफॉर्म, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। इन्फिनिटी हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू टीचर्स को टीचिंग रिसोर्सेज मिलती हैं। हमारा करिकुलम उस प्लेटफॉर्म के साथ मैप्ड है। इन्फिनिटी से टीचर्स लेसन प्लान्स ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं अपने लेसन्स को इंटीग्रेट करने के लिए। इसी तरह बच्चे क्लासरूम में उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए क्विज़ेस करते हैं और हर बच्चे का इंडिविजुअल लॉगिन है। वो घर जाके अपनी उसी स्किल को डिफरेंट लेवल्स पे एनहांस कर सकता है, डेवलप कर सकता है। ये एक तरह का गेमिफिकेशन का प्रोसेस है और यही फ्यूचर की एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अलावा हमारे स्कूल्स में लीडर इन मी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड है। लीडर इन मी फ्रैंकलिन कवी एजुकेशन का एक प्रोग्राम है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपने सुना होगा, उसी की बच्चों के लिए एजुकेशनल वर्जन है जिसमें बच्चों को 7 हैबिट्स
और मुख्तलिफ फ्रैंकलिन कवी के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू लीडरशिप डेवलपमेंट की जाती है। उसका बेसिक जो फाउंडेशन है कि हर बच्चा ये सोचे कि देयर इज अ लीडर इन मी। अगर हर इंसान ये सोचे कि मेरे अंदर एक लीडर है, ये इस प्रोग्राम का अल्टीमेट आउटकम है। बिल्कुल। सो वो 7 हैबिट्स फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। सो स्टार्ट विद द एंड इन माइंड है कि हम हर काम करने से पहले अगर सोचें कि इसका आउटकम क्या है, हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। तो अच्छा, सो लीडरशिप डेवलपमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है विजन को बिल्ड करना, और ये उसी तरफ लेके जाता है। इसी तरह पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आपको पता है टाइम की हर जगह कमी है आजकल। अगर हर इंसान अपने 10 जो काम है, अगर बच्चा घर जाता है और उसके पास 10 ऑप्शंस हैं कि मैं क्या करूं, तो वो ये सीखेगा पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कौन सा काम मैंने पहले करना है। सो उसके अलावा हमारे तमाम क्लासरूम्स में मल्टीमीडिया की अवेलेबिलिटी है। अच्छा सीमी साहब, मुझे लगता है कि बच्चों को ना खास तौर पे एकदम छोटे बच्चों को देखे आजकल एंगेज करना बड़ा मुश्किल हो गया है। उसके लिए टीचर्स की स्किल्स, उनकी ट्रेनिंग बड़ी मैटर करती है। क्या आपने क्लासरूम में बच्चे को अब हम लोगों वाले टाइम में तो क्लास में टीचर हैं, हम अपना होमवर्क सॉरी क्लास वर्क कर रहे हैं एक टीचर के साथ, अब बच्चों को, तमाम बच्चों को एक टीचर ने संभालना है, वो मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो गया है। सो उसके लिए आप टीचर्स ट्रेनिंग कितनी मैटर करती है? जी, टीचर ट्रेनिंग कोर है हमारे प्रोग्राम का। हमारा प्रोग्राम बिल्ड ही इस चीज़ के ऊपर हुआ है, इसलिए कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में ट्रेन टीचर्स बहुत कम मिलते हैं आपको। सो हमारे टीचर ट्रेनिंग के सेवरल डिफरेंट टियर्स हैं। सो पहला ये होगा, जो अभी हमने पूरा कोहॉर्ट कंडक्ट किया है टीचर ट्रेनिंग का। सो पहले स्टेप में इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। जो भी नया टीचर यूसीएस में शामिल होता है उसकी एक इन डेप्थ ट्रेनिंग होती है। उन्हें यूसीएस की फ़िलासफ़ी, मॉडर्न पेडागॉजी, पढ़ाने के तरीके, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सभी कुछ हमारे करिकुलम से उन्हें रूशनास कराया जाता है। उसके बाद हमारी टीचर्स की सब्जेक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग है। सो हर सब्जेक्ट, हर ग्रेड लेवल की टीचर को सेपरेट ट्रेनिंग मिलेगी कि उन्होंने साइंस कैसे पढ़ाना है, मैथ्स कैसे पढ़ाना है। एक्चुअली उन्हें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं टीचर्स के लिए, फोटेल फाउंडेशन इन टीचिंग, वो टीचर्स एनरोल कर सकते हैं ऑन चॉइस, और वो हम कराते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है लीडरशिप डेवलपमेंट, बिकॉज स्कूल हेड्स की जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक स्कूल हेड डिफाइन करता है कि उसके स्कूल का कल्चर क्या होगा, वहाँ कौन सी वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाएगा। आपके स्टूडेंट के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी होता है कि आप स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग टाइम टू टाइम एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ये भी किया जाता है। जी, सो पेरेंट्स को हम डेफिनेटली ऑन बोर्ड लेते हैं। हमारी ओपन डोर पॉलिसी है तमाम स्कूल्स में। तमाम पेरेंट्स वेलकम है कि आके बच्चे के बारे में, स्कूल के बारे में जो उनके कंसर्न्स हैं शेयर करें, हमें फीडबैक दें। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्कूल, ये एक ट्रायंगल है। जब तक सारे मिलके काम नहीं करेंगे, बच्चों की एजुकेशन की वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए। बिल्कुल। सो आपको लगता है कि हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं कि अपग्रेड हो रही है, कुछ अपनी कोर्स आउटलाइन भी चेंज करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी हो गया। सो कोर्स आउटलाइन डेफिनेटली, इतनी रैपिडली दुनिया में चीज़ें चेंज हो रही हैं। हमारा करिकुलम हर साल रिव्यू होता है, इन डेप्थ रिव्यू होता है। हम स्कूल से फीडबैक लेते हैं और हम नई जिद्दत उसमें ऐड करते रहते हैं। एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा अभी लॉन्च हुआ है प्रोग्राम फाइनेंशियल लिटरेसी। हमने अर्ली ईयर्स के प्री स्कूल के बच्चों में फाइनेंशियल लिटरेसी इंट्रोड्यूस किया है, और बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हम उनको सिखाएंगे, जैसे कि नीड्स और वांट्स में क्या फ़र्क है। सो हम बहुत सारे एडल्ट्स को भी नीड्स और वांट्स में फ़र्क नहीं पता होता। फिर व्हाट डज इट मीन टू अर्न, व्हाट डज इट मीन टू स्पेंड, ये हम प्री नर्सरी से शुरू करेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे, ताकि जब हमारा यूसीएस का बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो उसको तमाम अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिक फाइनेंशियल। आपने प्रैक्टिकल लाइफ की बात की, तो मैं अपने जितनी भी हमारे यंग लोग हैं, पढ़ के बाहर निकलते हैं फील्ड में, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ना अब स्किल्स की है। Absolutely. हमने एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को कोई स्किल भी सिखानी है, और बहुत एक चीज़ जो मिस हम कर रहे हैं ना, बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी हो गया। नो डाउट वो मदर्स का भी काम है, बट स्कूल टीचर मेरे ख्याल से बड़ा इम्पैक्ट रखती है। हम बचपन में ना आके अपने टीचर को कॉपी किया करते थे, और अभी भी करते हैं बच्चे। जी, सो बच्चों की जो ग्रूमिंग है,
पर्सनल डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमने हर चीज़ के बारे में सोचा था। हमारा एक सब्जेक्ट है PSHE, पर्सनल सोशल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। उसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं जैसे एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कोलैबोरेशन। हमारा फोकस है कि ये बच्चों के अंदर जो बेसिक कोर स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, उनमें कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड कॉन्डक्ट, कैरेक्टर, इन सब के ऊपर हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में काम करते हैं। हमारा करिकुलम सारा इंटीग्रेटेड है चूँकि हमारा एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके ऊपर तमाम एकेडमिक टीम हेड ऑफिस से लेसन प्लान्स प्रोवाइड करती है और उन लेसन प्लान्स में तमाम एरियाज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और अभी एक और इनिशिएटिव हमारा आने वाला है कि स्टूडेंट वेलबींग पे हम बहुत काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, जिसमें हम एक वेलबींग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे कि बच्चों की इमोशनल और मेंटल वेलबींग का कैसे ख्याल रखा जाए। बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। स्किल्स के बारे में मैं आपसे पूछूंगी, बच्चों को छोटी छोटी स्किल भी क्या सिखाई जाती है? जी बिल्कुल। हमारा एक एक्टिविटी बेस्ड कैलेंडर है और एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर स्पोर्ट्स, आर्ट, डिबेटिंग और वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ शामिल हैं और ये सारी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। हमारा करिकुलम मैप्ड है, हम ये देखते हैं कि हम अल्टीमेटली चाहते हैं, स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, कि हम क्या चाहते हैं बच्चों के अंदर कौन सी स्किल्स डेवलप्ड हो। फिर हम उनको डिवाइड करते हैं अक्रॉस द ईयर्स अपने करिकुलम में कि हर स्टेप पे बच्चा कौन कौन सी इंक्रीमेंटल लर्निंग कर रहा है एंड अल्टीमेटली वो तमाम स्किल्स हासिल कर लें जो हम चाहते हैं कि ज़रूरी है। कितने कैंपस हैं आपके लाहौर में और किस तरह से? ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हमारे 66 कैंपसेस हैं अभी और हमारा नेटवर्क ग्रो कर रहा है बहुत तेज़ी से और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर तक हमारे 72 फंक्शनल कैंपसेस होंगे और ये नंबर अभी भी इससे आगे जा रहा है। तमाम बड़े शहरों में, छोटे शहरों में ये ग्रो कर रहा है। ये हमारा एक फ्रेंचाइज मॉडल है जिसमें हम कोलैबोरेट करते हैं और बिजनेस पार्टनर्स के साथ और फ्रेंचाइज स्कूल सेटअप करते हैं वो। ओके, मुझे बता दीजिएगा O लेवल, A लेवल, साइंस सब्जेक्ट, आर्ट्स सब्जेक्ट, एक स्टेप पे आके ना स्टूडेंट भी परेशान होता है कि उसको क्या करना है। पेरेंट्स भी थोड़े से होते हैं कि अच्छा बच्चे को O लेवल कराया जाए या बच्चे के लिए साइंस सब्जेक्ट का इंतखाब किया जाए। ऐसे में मेरे ख्याल से स्कूल की काउंसलिंग, स्कूल के हेड की काउंसलिंग, क्योंकि बच्चे के बहुत करीब होते हैं, बच्चे के रिजल्ट के बहुत करीब होते हैं, तो यहाँ पर किस तरह से बच्चे को गाइड किया जाता है? जी, यूनाइटेड चार्टर स्कूल दोनों स्ट्रीम्स ऑफर करता है, O लेवल भी और मैट्रिक भी। जब बच्चे क्लास 8 में पहुंचते हैं तो पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस होते हैं। उनको दोनों सिस्टम्स के प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती है कि अगर आप IGCSE करेंगे तो आपके पास कौन से ऑप्शन है, अगर आप मैट्रिक करेंगे तो आपके पास कौन से ऑप्शन हैं। हम बच्चों से पूछते हैं कि आप अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं, बिकॉज मैट्रिक या O लेवल डेस्टिनेशन नहीं है आपका, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अल्टीमेटली आपने क्या करना है और फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आप कौन से ऑप्शन चूज़ करें ताकि वो आपके लिए बेहतर हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाहे बच्चे मैट्रिक चूज़ करें या O लेवल IGCSE करें, हमारा पढ़ाने का तरीका वही रहता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन हम नहीं करते हैं। हमारा टीचिंग स्ट्रैटेजी सारी 21st सेंचुरी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, बिकॉज हमने बच्चों के अंदर इंस्टिल ही 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स करनी है। ग्रेट। पढ़ाई के साथ साथ बड़ा ज़रूरी है कि आप बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी भी लेकर आएँ कि इंगेज रहें, पढ़ाई से दौड़े ना, स्कूल उन्हें अच्छा लगे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बच्चों को पता चले प्ले ग्राउंड है, आज हमने खेलना भी है, आज कुछ ऐसी एक्टिविटी होने जा रही है कि गेट टुगेदर होगा जहाँ हम अच्छे तरीके से इंजॉय भी कर सकेंगे। सो इन एक्टिविटीज़ को भी देखा जाता है साथ? एब्सोल्युटली, हमारे मुख्तलिफ रेंज की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो हम सारे रिलीजियस नेशनल फेस्टिवल्स बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे है, ईद मिलादुन्नबी है, उन सब के ऊपर एक बाकायदा गाइडलाइन स्कूल्स को दी जाती है कि ये आप इस तरह प्रोग्राम करेंगे। फिर स्कूल बेस्ड इवेंट्स होते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स डे है, स्पेलिंग कंपटीशन है, ऐसे राइटिंग, डिबेट कंपटीशन है, जो स्कूल के अंदर मुनक्कद किया जाता है और हर ग्रेड लेवल का बच्चा उसमें शामिल होता है। फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हम अक्रॉस पाकिस्तान यूनाइटेड चार्टर स्कूल के लिए प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं। जैसे कि एक डिबेट कंपटीशन है तो डिफरेंट स्कूल से बच्चे जीत के अपने सिटी के लेवल पे आएंगे, फिर रीजनल लेवल पे आएंगे, फिर नेशनल लेवल पे आएंगे और इससे हम बहुत सारा टैलेंट डिस्कवर करते हैं बच्चों के अंदर। अगर एक म्यूज़िक कंपटीशन है तो हमें पता चलेगा कि कौन से बच्चे नात अच्छा पढ़ सकते हैं, कौन गा अच्छा सकते हैं
और वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए वो प्रोवाइड करते हैं। Great. स्पोर्ट्स इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एथलीट्स डिफरेंट स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशंस हैं, नेशनल रीजनल लेवल पे वो टीम्स हम डेवलप करते हैं ताकि बच्चे आगे जाके कम्पीट कर सकें। ये हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त जो है टैलेंट मौजूद है, बस इस तरह से अगर हम स्कूल की सतह पर उनको आगे लेके आना चाहें शुरू करें तो हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लेग्राउंड्स में भी नज़र आ सकते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? सो मैसेज में पेरेंट्स को ये देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो सोचना सीखें, वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें, वो पहले से अपनी बाउंड्रीज लिमिट ना करें कि मैं ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता। जब बच्चों के अंदर ये सेल्फ बिलीफ होगा तो वो अपने टैलेंट डिस्कवर करेंगे। वो इसलिए कि दुनिया बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, जो आज करियर्स हैं वो कल नहीं होंगे। हम अगर करिकुलम बेस्ड ही बच्चों को चीज़ें पढ़ाएंगे तो वो फ्यूचर के लिए रेडी नहीं है। फ्यूचर रेडी एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सारा कुछ सीखें। हमारे एक एक्टिविटी है इंक्वायरी बेस्ड प्रोजेक्ट्स की, और उसमें बच्चे अपनी ये तमाम स्किल्स अप्लाई करते हैं, जो उन्होंने साइंस में सीखे हैं वो अप्लाई करके अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। बच्चों को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक तो कंटिन्यू करें, फिर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें, जिसका मकसद ये है कि आप नई चीज़ें करने से घबराएं नहीं, आप नई नई चीज़ें ट्राई करें। कुछ गलत हो जाएगा, कुछ सही हो जाएगा, जो गलत हुआ है उसे कुछ सीख लें, उससे कुछ आप सीख और आगे बढ़ के आप नई जगह एक्सप्लोर करें, नए करियर ऑप्शंस, नई एनवायरनमेंट्स। हमारा बॉटम लाइन ये है कि जब एक बच्चा यूनाइटेड चार्टर स्कूल से ओ लेवल या मैट्रिक करके निकलता है तो वो हर किस्म की अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार है, चाहे वो नेशनल है या इंटरनेशनल है। चलें जी, गुड लक। बहुत अच्छा लगा जी, और मेरे ख्याल से वो पेरेंट्स जो कि परेशान होते हैं अपने बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से, उनके पास एक गुड ऑप्शन है। बात एब्सोल्युटली जी। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मॉनसून का है 7वां स्पेल और बारिशों की प्रेडिक्शन भी है, तो मौसम कैसा रहेगा? ऑब्वियसली आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे लोगों का जिनका वीकेंड होता है, तो वीकेंड के हवाले से लोगों ने बहुत सारे प्लान भी करने होते हैं। तो वेदर अपडेट्स, टुडेज वेदर में अच्छा जी, बारिशों का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है, ये प्रेडिक्शन की जा रही है। बट मॉनसून में आपको कुछ नहीं पता होता, जब बारिश की प्रेडिक्शन नहीं होती तब बारिश हो जाती है। तो समरा के पास चलेंगे, माहिरीन मौसमियात क्या कहते हैं वो हमें बताएंगी, अभी के मौसम की सूरत हाल भी उनसे जानेंगे। समरा, बताइए आज का मौसम अभी कैसा है, कैसा रहेगा दिन भर? और यस, कल से कहा जा रहा है बारिशें भी शुरू हो रही हैं, अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी अन्ना, बिल्कुल। अगर अभी के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो सूरज और बादलों के माबैन आगमचोली का सिलसिला सुबह से ही जारी है। कभी आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं तो कभी फिर से जो है वो सूरज निकल आता है और इस कदर तपिश बरसाता है कि शहर लाहौर के बासी भी मुकम्मल तौर पर निढाल और पसीने से शराबूर दिखाई देते हैं। हवाएं जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और ऐसे लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर साकिन हुई हैं, क्योंकि अगर दरख्तों के पत्ते भी हिलते हैं तो हवाएं जो है वो इस वक्त गर्म महसूस हो रही हैं और बिल्कुल भी खुशगवार मौसम जो है वो इस वक्त महसूस नहीं किया जा सकता। दर्जा हरारत के हवाले से आपको बताती चलूं तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री है, लेकिन महसूस 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 61% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिश की क्या पेशन गोई की जा रही है, तो बारिशों के हवाले से यही कहा जा रहा है कि आज शाम से जो है वो बलाई इलाकों में मगरबी हवाएं जो हैं वो दाखिल होंगी, जिसके बायस जो है वो मानसून का 8वां स्पेल जो है वो 23 अगस्त से शुरू होगा, जो कि 27 अगस्त तक ना सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पंजाब के दीगर अजला में भी बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। वीकेंड के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कल और परसों महकमा मौसमियात की जानिब से शहर लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 80% तक इम्कान है कि शहर लाहौर में कल और परसों जो है वो गरज चमक के साथ जो है वो बारिशें हों। शदीद बारिशों की पेशन गोई की जा रही है, तो ऐसे में तमाम इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है और इस ज़मन में खासकर शहरियों से अपील की जा रही है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से KP
JPK में और कराची में नुकसानात हुए हैं, तो ऐसे में जो है वो खासकर शहरियों से अपील की जा रही है कि वो बारिश के दौरान जो है वो सफ़र करने से गुरेज करें और ड्राइव जो है वो आराम से करें और बच्चों को खासकर बिजली की खंभों और तारों से दूर रखें और साथ ही साथ नशेबी इलाकों की तरफ भी जाने से गुरेज करें और जो मखदूश इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। तो ऐसे में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो फील्ड में मुतहरिक रहें। ठीक है, अच्छा समरा, मुझे ये बताएं, बारिशें तो होंगी, ये तो प्रेडिक्शन की जा रही है, मौसम बड़ा मैटर करता है क्योंकि बारिश के बाद जो हब्स हो जाता है, ये ठंडी बारिशें होंगी, हब्स वाली बारिशें होंगी, बारिश के बाद मौसम कैसा होगा, कुछ इस हवाले से भी प्रेडिक्शन की गई है? जी ना, हमने देखा है कि मानसून में यही सिलसिला देखने में आता है, जब तक बारिश होती है तब तक जो है वो मौसम कुछ हद तक खुशगवार महसूस होता है। अभी हमने देखा है कि कल भी शहर में बारिश हुई है, उससे पहले भी बारिश हुई है, लेकिन बारिश के दौरान भी जो है वो हब्स उसी तरह से बरकरार रहा था और महकमे मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि अभी ये जो गर्मी का दौरानिया है वो कुछ दिन तक जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा, हब्स भी उसी तरह से बरकरार रहेगा। फिलवक्त जो है वो मौसम में खुशगवारी के कोई भी इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समरा हमारे साथ मौजूद थी। फिलहाल मौसम में खुशगवारी के कोई असरात, बारिश होगी, हब्स भी होगा, मानसून में तो यही होता है जी। 22 तारीख है, जिनकी बर्थडे है उनकी तरफ जा रहे हैं। नई मानिका, चौधरी सैफ आरिफ, आगा माजिद खान, हुरिया अजीम, मोहम्मद दाइम गुज्जर, मोहम्मद ईसा और इसके बाद जी युसरा रांझा की सालगिरह है जी। एसोसिएट प्रोड्यूसर है सिटी 42 की, आपको भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। जिनकी कल सालगिरह, पिक्चर्स भिजवा के वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमने आपको बताने हैं आज के भाव। हमारी रिपोर्टर अफशा इस वक्त मार्केट में मौजूद है, रेट लिस्ट उनके पास है, ओवर टू यू। आपको ओपन मार्केट में किस भाव पर सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं उसके हवाले से बताऊं तो ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट मेरे पास है, उससे आपको सरकार की कीमत और ओपन मार्केट में किस कीमत पे कौन सी सब्ज़ी फ़रोख्त की जा रही है वो भी आपको बताती हूं। तो टमाटर की कीमत आज सुबह जो है सरकार की जानिब से बहुत ज़्यादा लगाई गई है। टमाटर की 100 रुपये किलो रखी गई है कीमत, लेकिन आपको पता है कि बाज़ार में ये 100 रुपये में नहीं बिकेगी, बल्कि ये बाज़ार में 150 रुपये में बिक रही है। दुकानदारों ने अपना तड़का इसकी कीमत में लगाया है, तो ये कीमत जो है आवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। टमाटर एक कोई इतना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर खाने में टमाटर का इस्तेमाल होता है। अगर आप दही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो लोग खाना बनाते हैं उन्हें पता है, वो टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो टमाटर से जायका आता है। प्याज, लहसुन, टमाटर, इनसे जायका आता है हमारे खानों में और इन्हीं की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं क्योंकि इनका हर खाने में इस्तेमाल होता है। चाहे आप टींडे बनाएं, अरवी बनाएं, तोरी बनाएं, लेकिन आपने प्याज, टमाटर, लहसुन लाजमी इस्तेमाल करना है। तो ये सब्ज़ मसाला जात की कीमतें हमेशा बढ़ा दी जाती हैं। ये तो टमाटर की हमने बात की। अब
दीगर की बात करते हैं, आलू की सरकार की जम से कीमत 80 रुपये रखी गई है, लेकिन ये बाजार में 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ प्याज की सरकारी कीमत 70 है, लेकिन ये 80, जबकि लहसुन देसी की सरकारी कीमत 215 रुपये है, लेकिन ये 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 480 है, लेकिन ये 600, जबकि मटर की सरकारी कीमत 240 रुपये है, लेकिन ये भी 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। करेलों की सरकारी कीमत 160 रुपये है, लेकिन ये 280, जबकि टीनों की सरकारी कीमत 190 रुपये है, लेकिन ये 250 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लीमू की सरकारी कीमत 130 है, लेकिन ये 400। लीमू की कीमत जो है पूरी गर्मियाँ ही ज़्यादा रही है, 1000 रुपये किलो तक भी गई है इसकी कीमत, और इसकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से ये नापैद भी हो गया था, दुकानों पे मिलता भी नहीं था। लेकिन अब गर्मियाँ क्योंकि इख्तिताम की तरफ आ रही हैं, अब इसकी सरकार की जान से कीमत तो कम कर दी गई है, लेकिन बाज़ार में अभी भी इसकी कीमत 400 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। तो फल हों, सब्ज़ी हों, तमाम ही अपनी कीमत के बरक्स बेची जा रही हैं, और दुकानदार अपनी कीमतों में, इन तमाम कीमतों में अपना तरका जो है एक मनमानी कीमत। ठीक है, थैंक यू जी अफशा, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बता दी जी, इन डिटेल हमने आपको सब्जियों की कीमतें बता दी, आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं जी। आप अपनी करीबी मार्केट में जाएंगे, अब हम ये नहीं कह रहे कि सेम कीमत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रेंड ये है कि हर मार्केट के हिसाब से उसकी कीमत होती है। पोश इलाके में चले जाएं लहदा से कीमत होगी, दूसरे इलाकों में चले जाएं लहदा से कीमत होगी। सो ये अब आप पे डिपेंड करता है, बट आइडिया हो जाता है, कुछ ही पैसे उससे ज़्यादा होते हैं, तो आप घर से जाने से पहले एक आइडिया ले जाते हैं कि सब्ज़ी हमें किस कीमत पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ वंस अगेन जिनकी कल बर्थडे है जी, जितनी जल्दी आप हमें नाम भिजवा देंगे, पहले आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा, कल के प्रोग्राम का हिस्सा आप भी हो सकते हैं। आपकी बर्थडे को भी हम स्पेशल बनाएंगे। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान का ये फ़ख्र है, कौम की बेटियां जिन पर हमें आपको सबको फ़ख्र होना चाहिए, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया, बल्कि वो जो सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है उसको बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया, क्योंकि इन्होंने इस दफ़ा इस मुकाबले में लड़कों को पिछाड़ दिया। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है कि तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा मलेशिया में 7वीं हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए इन्होंने शानदार मुकाबले में ना सिर्फ कामयाबी हासिल की, गोल्ड मेडल अपने नाम किए। सो अपने मेहमानों को हम वेलकम कहेंगे और उनसे इनकी कामयाबी का ये राज भी जानने की कोशिश करेंगे, और नो डाउट इन कामयाबियों के पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, तो इन्होंने स्ट्रगल क्या की। तैयबा अशरफ, सुंबुल फातिमा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियंस हैं जी, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। वेलकम के साथ साथ मैं ज़रूर अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि आप जैसी बच्चियों की तरफ से ना बड़ा प्राउड फील होता है। ख़वातीन की नुमाइंदगी जब आप लोग करती हैं तो बहुत सारी ख़वातीन बहुत ज़बरदस्त फील करती हैं। तैयबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, कैसा फील होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील होता है। जो बचपन से हमने ख्वाब देखा था कि औरतों को जैसे दबाया जाता है और कहा जाता है, मेडिकल फील्ड में भी होता रहा है। मैंने स्पेशली ज़्यादा मेडिकल फील्ड का सुना था कि नहीं ये इनको कहाँ डॉक्टर बनाना है, इन्होंने शादी हो जाएगी चले जाएंगे, और स्पोर्ट्स का तो बिल्कुल ही कहते थे कि जा ही नहीं सकती है औरत। तो हमने यही अज़म रखा था कि ऐसा चैलेंज लेंगे और करके दिखाएंगे, हिस्ट्री बनाएंगे पाकिस्तान से, इंशाल्लाह औरतें भी कुछ बड़ा कर सकती हैं और करके दिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो स्टार्ट किया है, अभी और बहुत कुछ हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। इसी जज्बे की ज़रूरत है। सुंबुल, आप क्या कहना चाहेंगी? आपने जैसा कि फ़ीमेल के इंकरेजमेंट की बात की है, बिल्कुल हम वो हैं जिसकी वजह से और फीमेल्स मोटिवेशन होती है। हमारे पास बहुत सी फीमेल्स आती हैं, वो ये कहती हैं कि हमने ताइक्वांडो छोड़ दिया था, अब आपको देख के हम दोबारा स्टार्ट करेंगे ताइक्वांडो। बल्कि हमने अपना TS फिटनेस क्लब भी किया है इसमें, जस्ट फॉर फीमेल्स, हम उसमें ट्रेनिंग करवाते हैं फीमेल्स को। चले जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तैयबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि बच्चियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, पेरेंट्स हमारे सपोर्टिव नहीं होते ना, बहुत सारी बच्चियां इस फील्ड में आएंगी, अच्छा नहीं समझा जाएगा, सोसाइटी क्या कहेगी। आपका अपना ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपने सोचा कि आपने ताइक्वांडो की तरफ आना है? स्टार्ट तो मैंने कराटे से किया था, बचपन से देखती थी जैकी चैन, ब्रूस ली की वीडियोस वगैरह देखी और किक्स वगैरह करना सीखी वहीं से ही। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स स्टार्टिंग में हर चीज़ पे ज़रा डर जाते हैं कि थोड़ी सी गेम, लेकिन थोड़ा सा इंकरेजमेंट है, चोट ना लग जाए बिल्कुल। अभी मैं आपको लग रही हूँ कि थोड़ी सी टीनी है और बहुत स्मार्ट है, मैं बचपन में और भी स्मार्ट थी। अच्छा। तो उसमें होता था कि नहीं कर नहीं पाएगी मेरी बच्ची, लेकिन बाद में जब उनको मैंने बताया, और ये मेरा स्ट्रगल बहुत हार्ड रहा था, मैंने जब किया तो मेरे अब्बा बहुत ज़्यादा खुश हुए जब मैंने पहला गोल्ड मेडल लिया, जिसमें मेरे फाइनल में ब्लैक बेल्ट थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कसूर गए थे हम, और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्रैवल करके कहीं बाहर गई थी और मैंने आज तक कोई टूर नहीं किया।
जो टूर्स होते हैं हमारे, वो टूर्स कभी भी नहीं किए। स्पोर्ट्स के इवेंट्स के टूर्स मैंने बहुत किए, बेतहाशा किए हैं। तो वो एक चीज़ होती है, देखिए हम लोग पेरेंट्स को मनाने के लिए बहुत चीज़ों पे मना लेते हैं, मेकअप करना है, हमने ये करना है, हमने वहाँ जाना है, उसके लिए हम मना लेते हैं। लेकिन हम जब बात कहते हैं, जो हमारे पैशन की बात है, जो हमारी इंपॉर्टेंस है, सेल्फ डिफेंस इंपॉर्टेंस है फीमेल्स के लिए, बहुत जरूरी है, उसके बारे में हम कहते हैं हम अपने पेरेंट्स मान गए, आसानी से उन्होंने फील्ड ज्वाइन करने दिया, ठीक है। मैं निकाहफाइड हूँ, मेरे ससुराल वाले भी मान गए, मेरे हस्बैंड भी मान गए, मनाना आप लोगों ने खुद है, वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लोग हैं, वो आप मना सकते हैं। सो आप किस तरह से इस फील्ड में आई? बहन को देख के या किसी को आइडियलाइज आप भी बचपन से करती थी? बचपन से आइडियलाइज मेरी मम्मी थी, क्योंकि वो जब हम ओलंपिक्स देखते थे सब बैठ के टीवी पे देखते थे, तो वो देखते हम स्टेप देखते थे कि मम्मा हमने ये करना है, तो वो फिर हमें बताती थी कि अच्छा ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अच्छा। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो वहीं से आई थी। तो फिर आगे आगे जर्नी फिर चलती गई। मैं 6th क्लास से मैंने स्टार्ट किया था अपना स्पोर्ट्स का। फिर आगे आगे जैसे, क्योंकि हमारी फैमिली में एज एन कोई स्पोर्ट्स में नहीं था, तो वो एक फील्ड में जाना और गाइडेंस वो नहीं थी, एक तरह से प्रॉपर नहीं थी। लेकिन ऐसा ऐसा जब हम खुद जाते गए, हमें खुद चीज़ों का पता चलता गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। और बिल्कुल, और अपनी मेहनत भी इसमें होती है। अच्छा जी, सेल्फ डिफेंस बच्चियों के लिए कितनी ज़रूरी है, ये इस पे हम बात भी करेंगे ज़रा ब्रेक के बाद जब आएंगे। तो आपने कुछ ना सेल्फ डिफेंस की वजह कुछ हमें प्रॉपर चीज़ें सिखानी भी हैं जो बच्चियों को हेल्पफुल हो सके। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब एक इंटरनेशनल इवेंट पे जाती हैं, मैदान में होती है, क्या फील हो रहा होता है? डर लग रहा होता है? क्योंकि अपने मुल्क में आप हो ना, होम ग्राउंड का बड़ा एज होता है, सामने वाले लोगों की साइकी भी पता होता है, समहाउ आप गुफ्तगू करते हैं, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं। बट दूसरी सरजमीन पे जाना, सामने से दूसरे लोगों का होना, तो किस तरह से फील होता है? थोड़ा सा तो ट्रिकी आता है कि हाँ, और वहाँ मैं कोच भी थी, इंटरनेशनल इसकी कोच भी थी, लेकिन वहाँ पे शेक करने से बेहतर ये था, क्योंकि देखिए मैं बड़ी हूँ और मैंने यहाँ जाने से पहले हमारे इतनी हर्डल्स आई हैं, मैंने इसको फील भी नहीं होने दिया कि बहुत जगह मैं शेक की हूँ कि स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहा, पैसे नहीं हो पा रहे, ये मेरी टॉक्सिसिटी चल रही है, यहाँ से चल रही है, लोग यहाँ से लेग पुल कर रहे हैं। तो वो चीज़ें अगर हम बड़े होके, हम कोच होके अगर ये चीज़ें शेक करना स्टार्ट कर देंगे, तो मेरे ख्याल से जो अगला प्लेयर है जो जा रहा है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें तो हुई, और ऐसा मेरी लास्ट फाइट की मैं आपको अगर बताऊं, जिसमें मैंने फ़ाइट खेली है और जिसमें परचम लहराया है मैंने, उसमें मैं एक जगह पे गिव अप कर चुकी थी कि मेरी नी इंजरी वो भी चल रही है, नी इंजरी हो गई, वो उठा भी नहीं गया, लेकिन पीछे से बस यही था कि या अल्लाह जब यहाँ तक आई हूँ तो गोल्ड मेडल लेके जाना है। इंडिया तो पहले ही चत कर दिया है, जब श्रीलंका है तो श्रीलंका को तो वैसे ही चत करके जाना है। तो वो सरजमीन यही है कि कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एजुकेटेड हैं, 18 साल की डिग्री है हमारी, तो उसमें यह था कि इंग्लिश कम्युनिकेशन थी, उन लोगों से हमारी कम्युनिकेशन अच्छी चल रही थी और हमें हर एक चीज़ बताई जा रही थी। वो समहाउ ऐसे होता है, कुछ प्लेयर्स हमारे थे जिनकी फाइट्स रह गई क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, वो इंग्लिश में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे थे, तो वहाँ से हम लोग बहुत अलर्ट रहे। और इतनी तबीयत, क्योंकि 9 मैच थे और पता नहीं लग रहा था कि 6000 प्लेयर्स थे। अच्छा। तो जब मर्जी फाइट आ जाती थी और वो कॉल करते थे, 2 दफ़ा कॉल करते थे, बाकी फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता। क्योंकि हमारे साथ हमारा मैनेजर भी नहीं थे, हम मैनेजर भी हम खुद ही थे वहाँ पे, तो सब कुछ मैनेज भी करना था। हम फीमेल्स अकेली 2 ही थी सिर्फ वहाँ पे। जबरदस्त, ये तो बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से फीमेल्स जब करना चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, मेहनत और अल्लाह ताला की आपको सपोर्ट होनी चाहिए, तो बस फिर आप जी कुछ भी कर सकती हैं। कभी कोई इंजरी ऐसी हुई कि सोचा कि क्यों इस फील्ड में आ गई? अच्छा, इंजरी की जब बात आती है तो मेरे 1 साल पहले मेरी पाँव की एंकल की 2 हड्डियाँ टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी। और वो फ्रैक्चर ऐसा था कि मैं चल भी नहीं सकती थी, बेड से उठ ही नहीं सकती थी, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, कह दिया था कि अब आप खेल ही नहीं सकती। तो वो जो बात थी ना कि मैं खेल नहीं सकती, तो मैंने कहा अब मैं खेल के दिखाऊंगी, और मैंने गिव अप नहीं किया। हमने तो ऐसी इंजरीज के साथ साथ पाँव मुड़ गए, कभी इसके पाँव मुड़ गए, कभी हाथों में चोट लगी, फाइट भी हमारी इंजरीज चल रही थी साथ साथ, लेकिन हम उसको इग्नोर करके, इंजरीज को इग्नोर करके, ये आपका जज्बा है, आपकी लगन है, जो माशाल्लाह फिर आप कामयाबी भी लेकर आए। अच्छा जी, आपके गोल्ड मेडल भी हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जरूरी है, ये मोटिवेशन है उन बच्चियों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो मैं भी सोसाइटी की बातों में आके तो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते, तो ये कामयाब लोग देखें जो कि एक बड़ी मिसाल बन के बैठे हैं जी, इनको आपसे मिलवाने का मकसद भी ये होता है। ब्रेक के बाद आते हैं स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। बाय द वे जी, हमारी मेहमान तैयबा और सुंबल वो पहली खवातीन हैं जिन्होंने ये फाइट जीती और मर्दों से जीती। तो मैं तो ज़बरदस्त जी प्राउड फील कर रही हूँ। अब आपको इधर आना है, ज़रा अपने गोल्ड मेडल दिखा दें जो आप लोगों ने हासिल किए। ये भी आपको इनाम मिले थे जी, ये 7 गोदी बैग से। अच्छा, एज गिफ्ट। और ये शेड्स हम बताते जाए, हमें कोचिंग का वहाँ पे एक आजाज मिला था। जबरदस्त। तो ये इन्होंने जी अपने मैनेजर भी खुद बन गई, कोच भी खुद बन गई। कोच तो मैं थी, इंटरनेशनली कोच थी और मैनेज खुद किया था, तो टीम मैनेजर की ये इतने सारे मेडल्स जो इन्होंने हासिल किए हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद के आप लोग मुस्तैक हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, सेल्फ डिफेंस बच्चियों के लिए आपने कहा बहुत ज़रूरी है, क्यों? सेल्फ डिफेंस जो है, देखें आपने बहुत सी फीमेल्स देखी होंगी घर पे आके उन्हें मार दिया गया। आपको अवेयरनेस, सबसे पहले तो ये है कि आप फिजिकल से पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। औरत की जो छठी इंच है वो बहुत तेज होती है, ये मेंटली आपको बड़ा एक्टिव होने की जरूरत है। तो ये हम छोटी छोटी बच्चियों को सिखाएंगे तो पता चलेगा ना, छोटी एज से हमें मेरे ख्याल से स्कूल लेवल पर ही ये स्टार्ट कर देना। बाहर के मुल्क में 3 साल के बाद स्टार्ट करते हैं, हमारे यहाँ वेट करते हैं, नहीं अभी हमारी बच्ची बहुत वो है, बच्ची को नहीं। मैं कहती हूँ मेरे जो सर्कल में लोग हैं, हमारे नीचे रेंट पे थे, बच्ची बहुत छोटी सी, मेरे ख्याल से अभी वो 8 माह की होगी। अच्छा। मैंने उसकी स्ट्रेचिंग खुलवा के, मेरे फेसबुक पे पिक्चर लगी हुई उसकी, मैंने उसे यूनिफॉर्म पहनाया हुआ है, बेल्ट पहनी हुई है, उसकी स्ट्रेचिंग खुलवा देती थी। तो वो बच्ची जब बचपन से होगा ना, ये चीजें तो बचपन से आपको बच्चों के अंदर लेके आने की जरूरत है। सेल्फ डिफेंस, ये मोबाइल खींचना, पर्स खींचना आम हो गया, क्या करना है रोड पे जाती बच्ची के साथ अगर कुछ ऐसा? सबसे पहले प्रिकॉशंस रखनी है आपने, जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और प्रिकॉशंस ये हैं कि भी आप गली मोहल्ले में या कहीं बाजार में कहीं जा रहे हैं तो हैंड फ्रीज नहीं लगानी। अच्छा। हमारी फीमेल्स क्या होती है, हैंड फ्रीज लगा के अपनी धुन में जा रही होती, नहीं। औरतें जो हैं उनकी छठी इंच तेज होती है, उसके 6 फीट के अंदर कोई बंदा आ रहा है ना, अगर वो एक्टिव होकर जा रही है तो पता लग जाए। जब मैं आगे जा रही हूँ, अब आपके पीछे कोई बंदा आएगा तो आपको फौरन एहसास होगा कोई मेरे पीछे आ रहा है और किस नीयत से आ रहा है। ये है मोबाइल फोन, ये आपसे खींचने की कोशिश कर रही हैं, जरा हमें डेमो देके दिखा दे करना क्या है, क्योंकि ये आम चीजें हैं जो हर रोज होती हैं। मैं पकड़ती हूँ, हाँ, मैंने इससे मोबाइल खींचना है। मोबाइल खींचने पे एक तो उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ग्रिप को यहाँ से पकड़ना है मोबाइल को। लेकिन उसके अलावा वो क्या करते हैं, ज्यादातर हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो हाथ से क्या करना है, हाँ ये छुड़वा नहीं सकती, ये क्या करेगी, मूव करना है हाथ सीधा करके, ये उसको ऐसे घुमा लेना है। अच्छा। और यहाँ से यहाँ पे करेंगे, ये कंधा यहाँ से यहाँ पे, और ये नीचे भी बिठा सकते। ये ट्रेनिंग से होगा, ये आप एकदम से इससे आपका शोल्डर भी निकल सकता है। ठीक है, शोल्डर भी निकल सकता है आपका। और फोन, देखिए कोई हाथ लगा ही नहीं सकता जब आपने फोन को अपने पकड़ा हुआ है, और पहली बात हाथ में फोन रखे ही ना। और फोन हम लोग सुनती भी जाती हैं, हम लोगों ने पकड़ा होता है इस तरह। आपको फोन पकड़ना है इस तरह, अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो ये रखा हुआ है। और एक्टिव फोन पकड़ने का तरीका भी है, एक्टिव है, आप एक्टिव रहें, मैसेज कर रहे हैं लाइक दिस, क्योंकि जिसने खींचना है उसने यहाँ से खींचना है। तो अगर आपकी ग्रिप होगी यहाँ पे, कोशिश ये करें रास्ते में आप करें ना, किक आपने अगर किसी को करनी है तो वो आपका क्या पोस्चर होना चाहिए, किस तरह से करनी है, मुझे पकड़ा दें। किक करने का पोस्चर ही होता है, क्योंकि हमारी जो भी होती है पावर लेग होती है वो राइट होती है, हम राइट लेग को पीछे रखते हैं और राइट लेग से ही किक करते हैं। स्पेशली आमतौर पे हम लोग कोई भी चीज होती है पुश कर रहे होते हैं, सिर्फ वही पुश करना है। अगर इसने मुझे आके शोल्डर से पकड़ा है, अक्सर हो जाता है वो आके यहाँ से पकड़ने के लिए कुछ भी करने आगे क्या किया, यहाँ से पकड़ा और ये नीचे रखा, यहाँ से भी मैं ये भी किक कर सकती हूँ उसके फेस पे। उसके अलावा अगर फ्रंट से आ रहा है, फेस पे भी किक कर सकते हैं, फेस पे भी, डायरेक्ट फेस पे भी किक जा सकते हैं। तो ना आपको समझ कुछ नहीं एकदम से आता कि आपने करना क्या। उसकी मेन जो मैं आपको प्रिकॉशंस बता रही थी, प्रिकॉशंस ये होती है कोई भी अटैकर या कोई भी आ रहा है आपके सामने तो उसके सामने आपका फेस होगा, क्योंकि अटैकर पहले मुंह से हमला कर लेना, मुंह पे हमला करना है। यस, कोई चीज नहीं है मेरे पास, मैं अपने एम्प्टी हैंड से भी इस पे अटैक कर सकती हूँ। सबसे सेंसिटिव पार्ट है इसकी आईज, इसकी नोज, सबसे मेन मुझे जो दिख रहा है इसका थॉट, आंखों पे जोर से पिंच कर सकती हूँ। अच्छा, जोर से पिंच करें, आपकी आंखों से पानी आने लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका ब्रेन के साथ कनेक्शन है। तो जो चीजें सेंसिटिव पार्ट हैं, जो ब्रेन से कनेक्शन है, वो बिल्कुल फेड हो जाएगा। मैं आंखों पे कर सकती हूँ, मैं नोज पे जोर से पंच मार सकती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए आपको मेंटली एक्टिव होने की जरूरत है। ये जो किक वाला सेगमेंट है ना, ये मैं इसलिए कि बच्चियां इसके लिए तैयार हो जाएं। एक इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो प्रैक्टिस का घर में हम कैसे करें? फ्लेक्सिबिलिटी स्टार्ट कैसे करना है? आप स्टार्ट करें, फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी जो मसल्स मुझे दोनों प्लीज करके दिखा दे ताकि बच्चियां घर में ये खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। पुश किक स्टार्ट कैसे करनी है? नहीं, स्टार्ट नहीं, पुश किक है। अच्छा, आपने पहले उठा के करनी होती है। जब आप ऐसे करते हो ये किक नहीं, ये किक नहीं है, ये जस्ट, ये जब हम फुटबॉल खेलते हैं ये वो वाली किक है।
आगे आएगा तो हमें किसी को हिट करना है, हिट करने के लिए हमने नी उठाना है और फेस पे ये किक करनी होती है। अच्छा, ये पुश किक है, ये बहुत आसान। और अपने फिर पास आपको ऊपर पाँव लाना, पर बिल्कुल ठीक हो गया। दोबारा से करके दिखा दे। ये ठीक लेके फेस के ऊपर, हाँ, वो बैक साइड से वो पीछे हो जाएगा। और बहुत से ऐसे सेल्फ डिफेंस के मूव्स हैं, देखिए जो चीजें हमें नहीं भी आ रही होंगी ना, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के अंदर है तो आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। अगर इसने मुझे इससे पकड़ा है तो अब मैं कैसे करूं, मैं छुड़वा सकती हूँ अपने आप को। और औरत की जो मेरे ख्याल से जब उसे दर्द होता है ना तो उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा आ जाती है। अभी आपकी किक बड़ी स्मूथ थी और आपकी लेग जो है वो बहुत ऊपर तक गई। मुझे जरा स्टार्ट बता दें, बच्चियां घर में प्रैक्टिस कैसे करें? एक्सरसाइजेस वगैरह हमारा टीएस फिटनेस भी हम ऑनलाइन क्लासेस भी करवाते हैं, अगर कोई करना चाहता है। चलें अभी मुझे बता दें स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट जो है आपने पहले फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस करनी है। वार्म अप एक्सरसाइजेस ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खुलेगी, आपकी अपनी ये जो है हिप फ्लेक्सर्स पे आप ज्यादा गौर करेंगे तो तभी वो ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया। ये आपके मसल्स जो हैं बनाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए तभी ऊपर जाएगी। किसी चीज को भी कोई भी हम लर्न करते हैं तो हम उसकी डिसिप्लिन रखेंगे, रोज कॉन्सेंट्रेट रूटीन में आपने करना। हाँ, करते रहेंगे रूटीन में, तब ही वो होगा। चलें जी, थैंक यू सो मच। मैं गुड लक कहना चाहूंगी आप लोगों को। बहुत अच्छा लगा जी आप लोगों के साथ मिलके भी, बातचीत करके भी। जब लड़कियों ने लड़कों को पीछे पे छाड़ दिया तो बाकी क्या रह गया। क्या कमाल कर दिखाया है। इसी तरह आगे बढ़ती रहे, कामयाब होती रहे। बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ये जो बच्चियों को हिरासा करने के वाक़यात हैं ये बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। चोरी डकैती, मोबाइल फ़ोन छीनना, बैग छीनना, ये तो आम चीज़ें अब होकर रह गई हैं। बट बच्चियों को अपनी हिफाजत करनी आनी चाहिए। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को ज़रूर ये ट्रेनिंग दिलवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।